अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत सारी यानी कि ढेरों ढेर मोहब्बतें बांटते रहिए। आपके लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम, आपका अपना प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 लेके मैं हाज़िर हो जाती हूँ जनाब आपकी खिदमत में सुबह के आगाज़ के साथ ही। और कोशिश यही होती है कि डेली इंफॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम हो। आज का प्रोग्राम भी जो है वो इन्फॉर्मेटिव भी है, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, साथ ही हम जो है वो बात करेंगे आज के सोशल बिहेवियर्स पर, डिप्रेशन पर। और अगर इंसान में कोई कमी हो, किसी चीज़ की कोई ऐसी कमी जो इंसान को बचपन से लाहक हो और वो सही तरीके से माशरे में सरवाइव ना कर पा रहा हो, उसको लोगों में जाते हुए तकलीफ़ महसूस हो रही हो या उसे लोगों के रवैयों से तकलीफ़ महसूस हो रही हो, तो उस वक्त में इंसान में कौन सी ऐसी पावर है, कौन सा ऐसा पोटेंशियल है जो उसको लाना चाहिए, जहाँ से उसको आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला मिले। अब एक कमी जो है, कोई बच्चा जो है वो पैदाइशी गूंगा भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है, किसी को कोई भी मसला हो सकता है, किसी को पोलियो भी हो सकता है, और भी बहुत सारे मसाइल जो है वो हमारे माशरे में रिलेट करते हैं। कोई मेंटली डिस्टर्बेंस बचपन से ही किसी के साथ जो है वो चल रही हो, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि माशरे के लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन हमारा माशरा ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को बड़ा होने से पहले ही इतने डिप्रेशन में जो है वो घेर देता है या उनको धकेल देता है कि उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज का प्रोग्राम थोड़ा सा तफसीलन मैंने इसीलिए आपको जो है वो इंट्रो दिया कि आज का प्रोग्राम अहम इस वजह से भी है कि जिन लोगों में जो भी कमियां हैं, जो भी तकलीफ़ों से लोग गुजर रहे हैं, परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, उन्हें हिम्मत और हौसले से कैसे काम लेना है और अपने आप को डिटर्मिनेशन में लाते हुए किस तरह उन्होंने ज़िंदगी में सर्वाइव करना है, ये आज के प्रोग्राम जो है वो आपको बताएगा और सिखाएगा भी। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में जिन पर्सनैलिटी को इन्वाइट किया है, वो पर्सनैलिटी आप मुख्तलिफ जगहों पर उनको सुनते हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। उनके सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसी जो है वो बातें और चीज़ें भी हैं कि जिससे वो अपनी स्टोरी भी लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी एक पोलियो सर्वाइवल है और उनके साथ ये मतलब बचपन में जब वो 2 माह के थे तब से वो पोलियो का शिकार है। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और आज बहैसियत एक माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं हसन रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा फॉर द इनविटेशन। बाय द वे आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आपने अपॉर्चुनिटी दी और आई एम ग्लैड दैट कि आज इस फोरम पे हम एक स्टोरी जो कि रियल टाइम है लाइफ की, जो मेरी एक्चुअल है, वो हम शेयर करने जा रहे हैं। हसन रज़ा साहब, आप को जितना मैंने आपको सुना है या मैंने आपको इंटरनेट पे सर्च किया या मैंने आपके वीडियोस देखे, उसमें एक चीज़ मुझे नुमाया नज़र आई कि आप जिन लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं उनकी बेसिक लाइफ और साथ ही उनकी स्ट्रगल लाइफ जो है उसको सामने लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा कि आपने जितनी स्ट्रगल में अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिस जो है बीमारी के साथ आपने सर्वाइव किया, वो पोलियो है और अब भी आप चलते हुए आपको जो है वो जाहिर है कि आपकी एक टांग में फ़र्क है। तो इस चीज़ से कैसे लड़े? 2 माह का बच्चा जो पोलियो का शिकार हो गया हो और उसके बाद उसने माशरे में कैसे स्टैंड लिया? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये समझता हूं कि जो पोलियो है ना, पोलियो जो मेरी एक डिसेबिलिटी है, ये एक डिसेबिलिटी को मैं एक यूनिकनेस कहूँगा कि मुझे ये यूनिक करती है बाकी लोगों से। तो जो लोग हमें देख रहे हैं और वो ये सोचते हैं यार कि अगर मैं पोलियो का शिकार हूँ या मेरे में कोई डिसेबिलिटी है, तो भाई वो डिसेबिलिटी इज़ बेसिकली योर यूनिकनेस। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपसे एक चीज़ कहीं कोई कमी छोड़ी है ना, तो हज़ार लाखों करोड़ों चीज़ें ऐसी आप में दी हैं जो कि आप देख सकते हैं। और वो अल्लाह ताला ना बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है। तो वो आपको अगर कहीं एक चीज़ छोड़ता है तो वो हज़ार चीज़ें आपको और देता भी है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से दिखें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। जैसे कि अभी मेरी बहन ने मुझे ये कहा कि जी कि आपकी ये जो स्ट्रगल और सारी, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में शेयर कर दूं। आई हैव टोटल 20 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मुझे इस डिसेबिलिटी ने, मैं कहता हूँ कि मेरी यूनिकनेस थी। ये एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सर्वाइव ना कर पाऊँ लाइफ में, बड़ा मुश्किल होगा, क्रिटिकल होता है, लोगों की बातें होती हैं, बंदा नहीं मरता। वो खान साहब कहते हैं ना आपको कि वो उनकी कवाली है कि लोग मरते नहीं, उनकी बातें मार देती है। तो एक्चुअल सिनेरियो यही होता है आपके साथ। मतलब मैं जब छोटा था तो मुझे याद है, क्योंकि मेरी एक टांग में एक इशू है, तो
लोग कहते हैं कोई खुद ब खुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्रीड ऐसे ही है। तो मैं जब छोटा था तो मैं ही देखा करता था कि यार लोग मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं, मतलब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो लोग कहते थे होए होए किड्डा सोना मुंडा है, किड्डा प्यारा मुंडा है, लेकिन ये चलदा किस तरह है। तो मैं इस तरह की चीज़ें तो बहुत मुझे सारी मतलब बातें आपको सुनने के लिए मिलती तो थी। मुझे ना ये डॉक्टर साहब ये मुझे लगा शायद जब आप स्कूल गए होंगे, जब आप कॉलेज गए होंगे, जब आप यूनिवर्सिटी गए होंगे, वो भी एक लेवल आपने जो है वो क्रॉस किया, वहाँ पर भी आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती होंगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो मैं बड़ा होता गया, अल्लाह ताला ने थोड़ा शऊर दिया, तो फिर मुझे ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको ना कुदरत ना कुछ इशारे देती है, सिग्नल्स देती है। वो आपने सिग्नल्स पहचानने होते हैं कि वो क्या है। तो मुझे ये सिग्नल्स मिल रहे थे अल्लाह ताला की तरफ से कि यार यस दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, दिस इज़ नॉट माई डिसेबिलिटी, ये मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये मुझे लोगों से डिफ्रेंशिएट करती है। तो मैं आई एम बोल्ड राविन डॉक्टर साहब 4 साल मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद MBA किया, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। मैं आपको ना गेम चेंजर, जो मेरा लाइफ चेंजर इवेंट था, जिससे मेरी थॉट जो है ना वो कन्वर्ट हुई कि नहीं, इतने सारे लोगों की बातें सुनते थे, उसको कैसे कवर करते थे? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ ये कि हम एक मेरे 1999 में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मेरा एक दोस्त था, तो सेम उसकी मेरी कंडीशन थी। अच्छा। तो उसकी मेरी कंडीशन थी, तो वो मुझे कह रहा है यार हम ना सारी उम्र ना हम दोनों गाड़ी नहीं चला सकेंगे। मैंने कहा ठीक है यार, नहीं चला सकते। मैंने वो उसकी बात अपने ज़हन में बिठा ली कि यार यस वी आर अ पोलियो विक्टिम, तो हम गाड़ी नहीं चला सकते। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी, तो वो UK से वापस आए, तो हमारे पास एक ना सुजुकी मार्गला गाड़ी होती थी, उस टाइम बड़ी फेमस थी, तो वो थी। तो मुझे एक दिन कहते यार तुम गाड़ी चलाओगे? मैंने कहा मैं अब्बा जी गाड़ी नहीं चला सकता, मेरा दोस्त है उसको भी पोलियो है, तो मैं नहीं चला सकता गाड़ी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब मेरे तो टांग का मसला। उन्होंने कहा यार ट्राई तो करो, कोशिश तो करो तुम। तो मैंने कहा अब्बा जी कह रहे हैं, वालिद साहब हैं, चलो मैं देखते हैं। तो रमज़ान का टाइम था, हम गाड़ी लेके, हमारे घर के बाहर एक पार्क है, तो हम ज़रा वहाँ गए। गाड़ी चलाई, तो गाड़ी जो है ना वो मेरा पाँव जो था ना वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था क्लच पे, तो वो गाड़ी रुक गई। तो गाड़ी रुकी तो मेरे वालिद साहब ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि तुमने ना सही तरह पाँव एडजस्ट नहीं किया। मैंने फिर दोबारा अपना पाँव वहाँ पर एडजस्ट किया, लेकिन फिर वो थोड़ी सी गाड़ी चलाई, फिर रुक गई गाड़ी। तो मुझे याद है कि अब्बा जी की तरफ से ट्रक करके थप्पड़ जो था ना वो यहाँ रिसीव हुआ। और उन्होंने कहा कि तुम सही तरह से फोकस नहीं कर रहे, अपनी उस सोच को ख़त्म करो कि जो तुम्हारा दोस्त तुम्हें कह रहा था कि तुम नहीं कर सकते, अब तुम्हें तुम्हारा बाप कह रहा है कि तुम कर सकते हो और तुम्हें करना होगा। मैंने डॉक्टर साहब अपना वो पाँव किसी न किसी तरीके से वो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि यार अब्बा जी ने मुझे मार दिया और थप्पड़ मारा। साल के थे आप? और मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट मैं कोई उस टाइम कोई 20 या 19 ऑलमोस्ट इतना ही था। तो वो उस टाइम भी ज़रा थोड़ा सा ना आप जज्बाती भी होते हैं कि यार ये पता नहीं क्या अब्बा जी ने कोई थप्पड़ सीट किया। खैर मैंने आंसुओं के साथ मैंने वो अपने क्लच पे वो पाँव एडजस्ट किया, पाँव एडजस्ट करने के साथ मैंने हल्का सा उसको क्लच को छोड़ा और रेस पे पाँव दिया, तो वो गाड़ी चल पड़ी। डॉक्टर साहब वो उस टाइम गाड़ी नहीं चली, वो मेरी ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी। मेरी हर सोच जो कि नेगेटिव थी, जो मुझे लगता था कि यार नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, वो अल्लाह ताला ने करम ये किया कि उस नहीं को अल्लाह ताला के फजलो करम से वो यस में तब्दील हो गई। और फिर वो लॉन्ग टर्म चलती रही। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज भी गया। आप खुद ही ड्राइव करते हैं? मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद मैं अब मेरा ख्याल है कि मैं जितनी मैंने ड्राइव कर छोड़ी है, मैं एक इदारे में रहा और उसके साथ तो आपके जो दोस्त है उनका क्या ख्याल था फिर आपके बारे में? फिर मैंने उसको जाके बताया, मैंने उससे कहा यार कि बेहतर ये कि तुम थप्पड़ खाने से पहले ही अगर तुम गाड़ी चला लो तो तुम सीख लोगे। वही तो एक पड़ गया, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह के फजलो करम से वो भी गाड़ी चला रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। जो डिसेबिलिटी होती है ना डॉक्टर साहिबा, वो डिसेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ होती है, अदरवाइज देयर इज नो डिसेबिलिटी। देखिए ना हमारे पाकिस्तान के कितने बड़े अच्छे बच्चे हैं, अच्छे यंगस्टर्स हैं, आने वाले लोग हैं, कुछ सीनियर्स हैं जो देख नहीं सकते, डिसेबल है, जो सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने आईटी की दुनिया में उन्होंने सॉफ्टवेयर जो है वो इजाद किया, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ जो है वो बनाया और अभी तक काम कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने मनवाया। जिस तरह आपने अपनी जो है वो इस एक खामी तो नहीं इसको कह सकते, तो अल्लाह की तरफ से जो है वो आपको अलग करती है दूसरे लोगों से, एक नुमाया खूबी कह लें या एक तकलीफ़ कह लें जो अल्लाह की तरफ से आपके पास आई।
तो इस चीज़ से जिस तरह आपने सर्वाइव किया, आपकी अपनी स्टोरी यहाँ बताने का या सुनाने का मेरा मकसद भी यही था कि वो लोग जो डिसेबल है, जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनके सूंघने की कोई सलाहियत का प्रॉब्लम है, सुनने की सलाहियत के मसाइल हैं, वो बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी से जो है वो नवाजा है। आपके अंदर कोई ना कोई सलाहियत जो है वो डबल ट्रिपल मौजूद है। अच्छा, फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन गए? ये कैसे ख्याल आया जब वो ज़िंदगी की गाड़ी, वो एक थप्पड़ लगा अब्बा जी की तरफ से और वो गाड़ी चलाना सीख ली और आज तक गाड़ी चलानी जो है वो आप परफेक्टली चला रहे हैं उसको, तो फिर ये एज अ मोटिवेशनल स्पीकर सामने आना, लोगों को सिखाना, बताना, उनको डिटर्मिनेंट करना, ये कब स्टार्ट किया? अच्छा डॉक्टर साहबा, ये मैंने ये सोचा, तो मैं आई एम अ फॉलोवर ऑफ कासिम अली शाह, उनको मैं बहुत देखता हूँ और उनके वीडियोस और लेक्चर्स, तो मैं कुछ उनके लेक्चर्स सुने, तो मुझे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कुदरत आपको ना इशारे करती है, मुझे लग रहा था यार कि मेरे ज़िंदगी का जो मकसद है ना, उन लोगों को गाइड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों के साथ ना फ्री सेमिनार्स, मैं आई एम HR प्रोफेशनल, लोगों को हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है कि जी इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में बताएं, तो मैं उनके साथ जाके ना फ्री सेमिनार्स, कोई फ्री सेशन हो रहा है, 1-on-1 सेशन मैं फ्री करता, लोगों के साथ उनको गाइड करता। फिर पहले 1 फॉलोवर आया, 2 फॉलोवर, पता नहीं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने करम किया, वो एक लड़ी चल पड़ी। फिर माशाल्लाह लिंक्डइन पे भी मेरा प्रोफाइल है, फेसबुक पे जैसे भी आपने जिक्र किया तो वहाँ पर भी है, तो लोग फिर अब फॉलो करते हैं क्योंकि उनको कंटेंट नज़र आता है। तो ये सब अल्लाह ताला के फजलो करम से हुआ। मेरी सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था जो कि मुझे अंदाज़ा हुआ कासिम अली शाह। अच्छा, मैंने आपके शुरू के इंटरव्यूज़ भी देखे जो आपने जो है वो HR रिसोर्स जो मैनेजर्स होते हैं उनके किए, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो होते हैं, ये किस तरीके से इनकी डीलिंग के हवाले से आप हमेशा इनको डील करते हैं, और ये CEOs जो कंपनीज़ के हैं इनके इंटरव्यूज़ जो है वो करते हैं, सिर्फ इन्हीं के इंटरव्यूज़ करने के पीछे रीज़न क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें एक तो ये कि हम, लेकिन देयर इज़ अ गैप। जब आप CEOs के और HR के इंटरव्यूज़ करते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि जो CEO है वो अपना पर्सपेक्टिव बताए कि यार HR से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर HR वाले अपने एक्सपेक्टेशंस बता रहे होते हैं कि यार उनकी CEO से क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको इस गैप को ख़त्म कर सकें। फिर दूसरा, मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा पाकिस्तान इतना टैलेंट है कि हमारी सिर्फ सोच है। ये आप देखें, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं माशाल्लाह, कोई सदारती अवार्ड लेके आ रहा है, कोई इतना है। आपको मैं रियल टाइम सिनेरियोज बताऊं, मैं खुद रिक्रूट करता हूं, मैं लोगों को हायर करता हूं, तो टेक्निकल लोग हम हायर करते हैं। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पोजीशन है, लेकिन हमारे पास उस तरह से लोग अवेलेबल नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं रिसेंट पास में एक कैंडिडेट को मैंने कॉल की, उससे मैंने कहा हाय दिस इज़ हसन नज़ाम कॉलिंग फ्रॉम ब्ला ब्ला कंपनी। तो खैर हमारी डिस्कशन हुई, तो मैंने उससे कहा कि व्हाट इज़ योर करंट सैलरी एंड व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी। डॉक्टर साहब, आप यकीन मानेंगे, उसकी एज 26 ईयर्स ओल्ड और उसकी एक्सपेक्टेशन थी 12 लाख रुपए, और वो भी वो कह रहा है कि मुझे डॉलर में पैसे चाहिए। इतना टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना कमा रहा है, और सिर्फ मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डायरेक्शन जो है ना, लोगों को वो डायरेक्शन बेहतर मिल जाए, चाहे वो CEO की तरफ से आ रही हो, चाहे वो HR की तरफ से आ रही हो, या कोई भी हो। लेकिन किसी भी कंपनी को बेहतरीन तरीके से चलाने का जो सबसे एक डिपार्टमेंट होता है वो HR डिपार्टमेंट है, जिसने लीड करना है, जिसने तमाम प्रोसीजर्स और ये तमाम चीज़ें जो देखनी है। तो ये चीज़ें जो HR स्ट्रॉन्ग हो आपका, तो ज़ाहिरी बात है फिर आपको सैलरीज तो वहीं से आनी होती है ना, और हर चीज़ जो है वो वहीं से चलनी होती है। तो आप जब ये HR रिसोर्स मैनेजर्स वगैरह से इंटरव्यू करते हैं, इनकी क्या बात है जो कॉमन है, जो सब ने सीखी है, जो सब जिस पे कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, और अगर कोई नहीं रखता तो वहाँ पे नुकसान क्या होता है? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ना 2 तरह की इदारे काम करते हैं पाकिस्तान में। एक है स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन आप देख लें, MNCs होगी, मल्टीनेशनल, बाइट से पॉलिसीज बनी हुई आई हैं, यहाँ पर HR वालों ने उसको इस्टेब्लिश करके उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है। जो अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं डॉक्टर साहिबा, वो तो आप सोचे कि वॉर फुटिंग पे सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। मतलब आपने पॉलिसीज भी खुद बनानी है, प्रोसीजर भी खुद बनाने हैं, उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट भी खुद करना है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो
अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में एचआर वाले हैं वो सीखते जाना है, क्योंकि रोज नई सिचुएशन होती है। डॉक्टर साहब ऑफिस पॉलिटिक्स आ गई, उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, भाई इसको वार्निंग लेटर दे दो उसको, तो फिर आपने जाके खुद वैल्यूएट करना होता है यार कि क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए इन द एंड आपने अल्लाह ताला की जात के आगे भी तो जवाब देना है भाई। अगर आप किसी के साथ बहुत बड़ा जो है वो डिपार्टमेंट है जिसपे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अक्सर औकात मैं अपने एचआर हेड से पूछती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप सोच नहीं सकती हैं कि मैं यहाँ से किसी को निकालने के हक में नहीं होता हूँ। अगर कोई सही काम नहीं भी कर रहा होता तो मेरा दिल नहीं उस चीज़ के लिए जो है वो, पता नहीं कितनी दफ़ा मेरे दिल पे हाथ पड़ता है कि मैं इसको फायर कर दूं और मैं इसको जो है वो कह दूं कि तुम यहाँ से चले जाओ, बट मैं नहीं किसी की नौकरी को ऐसे कर सकता, बट मैं बार बार उनको चांस देता हूँ कि शायद वो अपने आप को बेहतर कर लें। तो ये चीज़ें जब आप सीखते हैं, आप देखते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वही आप वाली बात कि आपने कहा कि ये जिम्मेदारी और ये अल्लाह के आगे भी आपको जवाब देना है। किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई, किसी ने किसी की कोई शिकायत लगा दी, ऐसा भी तो होता है ना कि बंदा काम ठीक कर रहा होता है तो एचआर वालों को सारा पता होता है कि कौन बंदा जो है वो कहाँ सेटल करता है या किस तरह का काम कर रहा है। डॉक्टर साहब इस समय एक चीज़ ऐड ही करते हैं, चलो जैसे देखिए हमारे इस्लाम में सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है, एचआर में सबसे नापसंदीदा जो एक्शन है वो टर्मिनेशन है। और इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप यकीन माने, मैंने देखा, मैं आपको रीसेंट पास का एक वाक़या सुनाता हूँ। लिटरली मैं लिंक्डइन बहुत यूज़ करता हूँ तो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और लाइफ कोच भी हूँ। तो एक साहब ने मुझे एक मैसेज किया, फिर मैंने उनको कॉल की। उन्होंने कहा हसन भाई मैं एक इदारे में था, नॉट पर्टिकुलरली इन एचआर डिपार्टमेंट, किसी और डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था। तो वहाँ मुझे मेरे बॉस मेरे साथ पर्सनल हो गया। वो जब मेरे साथ पर्सनल हुआ तो उसने ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। कहते मैं टर्मिनेट हो गया। उसके बाद कहते मैं घर आया, 4 दिन मैं रेस कोर्स पार्क में जाके बैठा रहा। मैंने अपने घर वालों को ये नहीं बताया कि मेरी जॉब चली गई है। तो अक्सर एक मर्द पे आप सोचें किस किस्म का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, माशरे का प्रेशर है। आज के दौर में अगर किसी की जॉब चली जाए तो वो फिर क्या करेगा? वो अगर किसी को बता भी नहीं सकता और डिप्रेशन की वजह से घर के अंदर कैद भी नहीं हो सकता तो फिर वो क्या करेगा? यही आप वाली बात कि वो फिर 4 दिन जो है वो कहीं ऐसी जगह पे जाकर 4 दिन जाके वहाँ बैठा। उसके बाद आप आगे सुने, आप आगे, मैं खुद, मेरी आंखों में आंसू थे जब उसने मुझे बताया। उसने कहा यार कि मेरे पास फिर पैसे ना ख़त्म होना स्टार्ट हो गए। तो घर में जो बच्चों का दूध था ना, वो रात को ना मेरे बच्चे उठते थे तो वो जो दूध था ना वो ख़त्म हो जाता था। तो मेरी बीवी उस दूध में पानी पिला के बच्चों को रात को पिलाती थी। तो कहते वो बच्चे जब रोते थे ना तो मेरे दिल से हाय निकलती थी अपने बॉस के लिए कि उसने मेरे साथ कितनी ज़्यादती की। देखिए डॉक्टर साहिबा, हर चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ कर सकती है, लेकिन ये वाली जो एक्ट है ना ये माफ़ नहीं कर सकते। दौर में जो भी बंदा जहाँ भी जॉब कर रहा है ना वो मजबूरी में कर रहा है। जॉब कोई खुशी से नहीं करता, लेकिन लोग खुशी से इसलिए जॉब को निभाते हैं क्योंकि उनके जो पिछले होते हैं ना, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको सपोर्ट करना होता है। जाहिर है कि बच्चों को रात को अगर आप दूध दे के नहीं सुलाएंगे तो वो बेचारे, उनको क्या पता कि पैसे क्या होते हैं या पैसे कैसे कमाए जाते हैं, या मेरे वाले साहब या कोई भी जो है वो बाहर जाके जो पैसे लेकर आते हैं वो कैसे कमा के लाते हैं। तो इसलिए हत्तुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को फायर ना किया जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो, छोटी कंपनीज़ हो, बड़ी कंपनीज़ हो, जहाँ पे जो अपने काम पर लगा हुआ है खुद से छोड़ के जाना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह, जब लोगों के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता नहीं कौन किस रंग में, किस हालात में है, और सफ़ेद पोश लोग तो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, जाहिर है। और अगर मांगेंगे भी तो कितने दिन, अगली जॉब मिलते मिलते भी तो जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ तो ये रोज़ का मसला बन गया है? ये एक शख्स की स्टोरी नहीं जो आपने मुझे सुनाई है, ये हर उस शख्स की स्टोरी है जिसको हम ना कुरे दें या जिसको हम ना खोलें। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप ऐसे लोगों को कैसे दोबारा वापस लाइफ में लाते हैं? जिसके पास पैसा ही नहीं है उसको डिप्रेशन से कैसे निकालेंगे? जिसके बच्चे जो है वो भूखे बैठे हुए हैं, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, वो डिप्रेशन से कैसे निकलेगा जब तक उसके पास पैसे नहीं आएंगे? तो इसमें किस तरह कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर या हम जैसे माहिर नफ्सियात क्या करेंगे वहाँ पे? देखिए डॉक्टर साहबा, ये बड़ी डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल सिचुएशन होती है। किसी से बात कर लेना, किसी को टाइम देना, एग्रीड, उसका दुख बांट लेना, समझ आ जाती है यार कि ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पे गुजरती है उसको एक्चुअल पता होता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए उसकी ज़रूरत पैसों से पूरी हो रही है, आप उसे थेरेपी दे रहे हैं,
डिप्रेशन की थेरेपी दे रहे हैं, कुछ वो कैसे निकलेगा डिप्रेशन से? उसके बच्चे भूखे बैठे, जब तक आप उसके बच्चों की भूख नहीं मिटाएंगे आप उसका डिप्रेशन लेवल कैसे कम कर देंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, इस पूरे सिनेरियो में मैं ये देखता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है, होता ही डिफ़िकल्ट क्रिटिकल है, लेकिन समहाउ क्योंकि हमारे यहाँ ना देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने ना आपकी ना ड्यूटीज़ लगाई हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाई हुई हैं। अगर आपकी नीयत साफ़ है ना कि आप उस बंदे की हेल्प कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे देखें मेरे 70,000 फॉलोअर्स हैं, मैं यार एक पोस्ट ही लगा दूँ लिंक्डइन पे कि यार ये तो समहाउ कुछ ना कुछ लोग तो उसको जाके कहीं ना कहीं तो अप्रोच करेंगे ना कि यार कोई ना कोई इंटरव्यू की कॉल आएगी, कोई जॉब आएगी। ये सोच आपके जहन में आएगी तो आप ऐसा करेंगे ना। लोग तो यहाँ पे प्रमोट करने के लिए तैयार ही नहीं किसी को, लोग तो किसी की पोस्ट अपनी पोस्ट पे शेयर करने के लिए तैयार ही नहीं है उस वक्त तक, जब तक जो है वो बंदा या तो उनकी मिन्नतें समाजते ना कर ले या उनको पैसे पे ना कर दे। देखें ये हम ऐसे ही हो गए हैं। देखें बात ये है कि वन थिंग इज परमानेंट इन आवर लाइफ एंड दैट इज चेंज। तब्दीली परमानेंट है। जो ये सोचता है कि हमेशा के लिए ताकत मेरे पास रहेगी, आप देखिए उनको कब्रिस्तान का विजिट कराएं, आपको पता लग जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं जो बड़े बड़े क्लेम करते थे, जो कहते थे यार कि हमारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती। मैंने ऐसे अपने 20 साल के करियर में लोग देखे हैं कि जो इंटरव्यू में लोगों को रुलाते थे कि यार देखा, और बाहर जाके कहते थे कि देखा मेरी वजह से मैंने इतना सख्त इंटरव्यू किया क्योंकि वो रोया। और फिर मैंने ये भी टाइम देखा कि जिस इंटरव्यूअर ने जिस इंटरव्यू को रुलाया उसी के पास उसका रेज्यूमे गया। तो डॉक्टर साहब ये मकाफत अमल है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको हाँ डरना चाहिए, और अल्लाह ताला की ज़ात आपको दुनिया में दिखा देती है। एक लास्ट मैसेज मैं आपके जो लोग हैं उनको मैं देना चाहूँगा कि देखें आपकी लाइफ में ना 3 कैटेगरीज के लोग हैं, आपने वो 3 कैटेगरीज देख रही है कि वो कौन सी है। देखिए एक वो कैटेगरी है जो कि मैंने खुद बनाई हुई है, एक है सौंपू कैटेगरी। सौंपू कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, जो अपने आप को हालात के मुताबिक सौंप देते हैं, ये कहते हैं यार ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये वो कैटेगरी होगी जो कि खुद भी कंफ्यूज होंगे और दूसरों को भी लेके कंफ्यूज होंगे। और हमेशा ये डॉक्टर साहब ये कह रहे होंगे सौंपू कैटेगरी के लोग कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान जो है ना ये बिल्कुल मतलब यहाँ तो रहना ही बेकार है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और जो सौंपू कैटेगरी के लोग होंगे ना, ये दूसरों को देख के ना ये कह रहे होंगे देखा उसने पता क्यों तरक्की की, सिर्फ इसलिए तरक्की की क्योंकि वो बॉस का बड़ा ख़ास चमचा है भाई, तो इसलिए। तो आप पहली कैटेगरी जो है ना सौंपू कैटेगरी, इसमें आपने नहीं आना, इसको आपने अपने जहन में रखना है कि यार मैंने सौंपू नहीं बनना। या जो आपके करीब जो सौंपू कैटेगरी के लोग हैं ना, उनके लिए हम जैसे फेसबुक के जो लोग हमें पसंद नहीं हो रहे तो उनको हम कंट्रोल और डिलीट का बटन दबा के हमेशा के लिए फॉरएवर डिलीट करते हैं। ऐसे ही सौंपू कैटेगरी के लोगों को आपने डिलीट करना है, लाइफ से डिलीट। हाँ लाइफ से लेकर। दूसरी कैटेगरी डॉक्टर साहब एक चलाऊ कैटेगरी है, ये लोग बड़े अच्छे होते हैं लेकिन जिस पे सारे काम चल रहे हैं, जिन पे चल रहा है चलने दो। हाँ मेजोरिटी ऐसी बैठी हुई है हमारे पास कि जो कह रहा है चलता है ना ऐसे ही चलने दो। लेकिन डॉक्टर साहब ये लोग होते तो बड़े टैलेंटेड हैं लेकिन ये हालात से डर जाते हैं। ये कह रहे हैं यार आ रहा है ना 5 लाख रुपए, बैठे हैं ना 10 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्क लेने से डर लगता है, आगे बढ़ने से डर लगता है। तो ये वो वाली कैटेगरी है, ये भी ज़्यादा तरक्की नहीं करते, ये एक जगह पे आके रुक जाते हैं। तो आपने चलाऊ कैटेगरी नहीं बनना। जो थर्ड कैटेगरी है डॉक्टर साहब दैट इज़ अ बनाऊ कैटेगरी। ये वो वाली कैटेगरी है जो कहते हैं हालात जैसे भी चल रहे हैं इनको हमने अपने मुताबिक बनाना है। ये डॉक्टर साहब बड़े कंपोज, बड़ी कंट्रोल पर्सनालिटी, बड़े अच्छे लोग होते हैं लेकिन कम होते हैं। ये आपकी लाइफ में देखें होंगे नहीं। जब इंसान अपनी ज़ात को समझ ही नहीं पा रहा तो फिर इसी तरह से होता है नासिन भाई, फिर मामला जो है वो फिर यही से ख़राब होते हैं, यही चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। जो आपने 3 कैटेगरियाँ सौंपो कैटेगरी है कि आप ना अपने आप को ना सौंपे किसी भी जो है वो कीमत पर। फिर आपने जो है वो चलाओ कैटेगरी की बात कर दी कि जो बस काम चल रहा है तो ठीक है, बैठे हुए हैं तो बैठे रहें, बस इससे आगे नहीं बढ़ना। फिर जो बनाओ कैटेगरी आ गई कि जिसमें आप जो है वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, कुछ संवारना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। उसके लिए तो आपको हालात को अपने मुताबिक जो है वो ढालने की कोशिश में करना पड़ेगा, आगे बढ़ने की कोशिश आपको हरदम करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए हौसला कहाँ से आएगा? डॉक्टर साहिबा देखिए हौसला जो है ना, देखिए अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मदद करती है जो कि खुद कोई कदम बढ़ाते हैं। अगर कोई कदम आप नहीं बढ़ा रहे हैं, देखिए एक कदम आप अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि कुदरत आपको इशारे देती है कि भाई देखो ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है या ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं आपको पता चलता है मैं आपको ना फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से ना एक हिदायत है। मैं आपको एक और रियल टाइम सिनेरियो जो है वो बताऊंगा। हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते थे, वो अल्ट्रा मॉडर्न और बड़े मॉडर्न किस्म के, उनके घर ना एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा उनके घर पैदा हुआ तो वो बेटा जो था ना उसको आंखों से नज़र नहीं आता था, डेफ था वो।
तो जो साहब थे वो मॉडर्न, कभी पार्टीज चल रही हैं, कभी कुछ चल रहा है ये वो, तो बेटे को वो ज़्यादा मिलते नहीं थे, क्योंकि सम टाइम होता है कि कोई डिसेबिलिटी होती है तो कुछ जगहों पे लोगों को वो पसंद नहीं होती चीज़, तो वो उससे ज़रा कतराते थे। तो अपने ही बेटे से? हाँ, अपने ही बेटे से। जो उनकी मिसेस थी ना डॉक्टर साहिबा, वो बड़ी नमाजी और परहेजगार, अल्लाह ताला की मतलब बड़े क्लोज और ये वो। तो उन्होंने क्या किया, उस बेटे को ना अपने को ना ट्रेंड किया। ट्रेंड करने के बाद ना उसको ना उन्होंने ना कुरान पाक हिफ्ज़ कराया, माशाल्लाह, उसको हाफिज़ बनाया। लेकिन जो वालिद साहब थे ना वो मॉडर्न पार्टीज़ और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, अब बेटा और माँ जो है वो सेपरेट चल रही हैं। तो एक दिन वही उनके वालिद साहब आए घर में, तो वो बेटा जो था ना जिसको वो पसंद नहीं करते ड्यू टू सेवरल रीजंस, तो वो बेटा जो था उनका वो बैठा हुआ था। तो अपने वालिद साहब को उसने जब आवाज़ सुनी तो उसने अपने वालिद साहब को कहा कि बाबा मैं आज आपको मस्जिद लेके चलूँ। तो उन्होंने कहा कि उसने देखा अपने बेटे की तरफ, वो ज़्यादा बोलता नहीं था क्योंकि ही डोंट लाइक, उसने कहा तुम्हें तो नज़र नहीं आता तो तुम कैसे वो मस्जिद लेके जाओगे। कहता आप बाबा मेरे साथ चलें, मैं आपको मस्जिद लेके चलता हूँ। डॉक्टर साहिबा वो उनको मस्जिद लेके गया। मस्जिद के बाद उनको वहाँ पे नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद वो वहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ी। अब उनकी हालत जो है ना वो चेंज हो गई। अच्छा, ये वो हिदायत थी, लम्हा था कि जब अल्लाह ताला ने उनको चेंज करना था। ये वो सिग्नल्स थे जो कि उस बच्चे के थ्रू आ रहे थे। अच्छा जी, क्या हुआ, उस बच्चे ने वो मस्जिद ले गया, वापस आए। खैर वो एक इंसिडेंट ये हुआ कि वहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ी तो उनकी लाइफ इंटायरली चेंज होगी। फिर वो नमाज और कुरान पाक की तरफ आ गए। कुछ दिनों के लिए डॉक्टर साहिबा वो चले गए अमेरिका। अच्छा। तो अमेरिका गए तो उसके बाद उन्होंने ना कॉल की अपने घर, तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे से मेरी बात कराओ। तो उसकी माँ ने कहा कि मैं ना अभी नहीं करा सकती, मैं आपसे बाद में कराती हूँ। वो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आए तो पता चला डॉक्टर साहिबा कि आज से 4 दिन पहले उनके बेटे की डेथ हुई। डॉक्टर साहिबा वो बंदा वहीं पे रोने लग गया और वहीं पे सजदा किया उसने। डॉक्टर साहिबा वो जो बेटा था ना वो उनकी लाइफ में लाइफ चेंजर था, गेम चेंजर था। वो आया, अल्लाह ताला ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, वो उसने अदा की एंड देन वो चला गया। देखिए ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमने जो है वो इन चीज़ों से कैसे सीखना है, और हम इन बच्चों को जो है वो बोझ समझते हैं। हम इन बच्चों को समझते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो बोझ है, जो स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस हैं। अब तो मैं कहती हूँ मेरे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं, बहुत सारी ऐसी जो है वो लोग आते हैं जो स्पेशल चिल्ड्रंस के उन्होंने अब पूरे जो है वो अपने सेटअप खोले हुए हैं जहाँ पर वो उनको सेंटर्स हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने जो है वो लोगों में इतनी अवेयरनेस दे दी है। लोग अब इन बच्चों को आम नहीं समझते, कई जगह पर समझा भी जाता है लेकिन बहुत सारी जगहों पर इनको प्यार और मोहब्बत से भी जो है वो रखा जाता है। तो ये लोग वाकई आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ख़ुद भी इसी तरह की तकलीफ़ से जो है वो गुज़र रहे हैं। अब तो ये तकलीफ़ नहीं महसूस होती होगी, अब तो आपकी ये पावर बन गई, अब तो आपने इसको अपनी जो है वो बहादुरी बना लिया। अब जब आप लोगों को डील करते हैं अब के कॉन्फिडेंस में और आज से 10, 15, 20 साल पुराने कॉन्फिडेंस में ज़मीन आसमान का जो फ़र्क आया, उसमें आपने अपनी कौन कौन सी एफ़र्ट्स और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनको मद्देनज़र रखा, और हमारे नाजरीन को भी वो ज़रूर बताइए। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ना आपसे एक इंसिडेंट और शेयर करूँगा। मैं फोर्ट्रेस स्टेडियम एक है यहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसके साथ मैं जा रहा था। तो काफ़ी रश था। अच्छा। तो मैं जब जा रहा था तो चलते चलते, क्योंकि सम टाइम अभी भी कभी कभी मैं गिर जाता हूँ, तो मैं ना वहाँ रश में गिर गया। अच्छा। तो जब मैं रश में गिरा ना तो डॉक्टर साहिबा वहाँ पे लोगों ने मेरे पे हंसना शुरू कर दिया और मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। मैंने कहा यार ये क्या बात है, मतलब मेरे में एक डिसेबिलिटी है, लोगों को चाहिए था कि वो मेरी तरफ मतलब मुझे हेल्प करते, सपोर्ट करते, आपको हेल्प करते। लोगों ने ना हंसना शुरू कर दिया। तो मेरा दोस्त था, तो उसने मुझे उठाया, तो वो ना लोगों से ना लड़ने लग गया। 3-4 लोग थे। अच्छा। उनसे लड़ने लग गए, क्योंकि दोस्त क्या हुआ था कि दोस्ती तो फिर अंदर से दर्द होता है ना फिर। तो मैंने उससे कहा यार कि नहीं शायद तुम रहने दो यार, कोई बात नहीं है कि वो। अच्छा, ये हमारे एटीट्यूड है। फिर मैंने ये सोचा यार कि उस टाइम मेरे ज़हन में आया, क्योंकि उस टाइम मैं अभी ज़रा सोच रहा था यार कि ये डिसेबिलिटी जो है ना ये मेरी यूनिकनेस है। मैंने सोचा यार ये जो हंसी है ना, हंसी इसको एज ए चैलेंज लो, एक्सेप्ट करो। और मैं अक्सर कहता हूँ अपने मोटिवेशनल वीडियोस में कि यार आपकी जो कामयाबी है ना उसका शोर मचना चाहिए, वो बोलनी चाहिए। सही।
क्योंकि जब आप बोलेंगे तो थोड़े लोग सुनेंगे। जिस दिन आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे ना डॉक्टर साहिबा, सब सुनेंगे, सारा जमाना सुनेगा। फिर लोग सूरज को सलाम फिर देखे ना, फिर रिश्ते भी आएंगे आपके, फिर आपकी तरफ प्रपोजल्स भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे, फिर लोग आपके मिसालें देना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहे। वो जो आपने बात की ना कि क्या थी डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ देखी अपने लाइफ में, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, स्टार्ट करने की आदत, कुछ नहीं होता, गलत हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, दोबारा कर लेंगे। दूसरा, कंसिस्टेंट, डीड बन जाए। लोग कहें आपको, कहें लोग कि यार ये पागल है, हाँ भाई मैं हूँ अपने काम में पागल। लोगों ने तो अंबिया औलिया किराम को पागल कहा, और लोग वो इतने बड़े बड़े पैगंबरों को जो है वो इस जो है वो से नवाजा। अभी पागल क्या होता है ये लोगों को समझ नहीं है। पागल वही होता है ना जिसने किसी की बात नहीं सुननी, सिर्फ अपनी करनी है। तो यहाँ अपना मुकाम हासिल करने के लिए इंसान को पागल बनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पागल नहीं बनेंगे तो आपको कोई भी मुकाम नहीं मिलेगा। आप जब तक किसी चीज़ के लिए तगोदो नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के लिए बहुत हर्डल्स हैं। ऐसे ही लोग हंसते हैं आप पे कि तुम इस मुकाम तक पहुँचोगे। एक वक्त ऐसा भी था कि जब लोग जो है वो देखा करते थे, सुना करते थे, तो अप्रिशिएट किया करते थे। आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं, लोग इस तरह से लोगों के मजाक नहीं उड़ाते थे। लोगों में इस तरह नहीं था, लोगों में बड़ा इज्जत, एहतराम, प्यार, मोहब्बत हुआ करता था। कोई गिर जाता था तो लोग आगे बढ़कर उसको संभालते थे कि कहीं इसको चोट तो नहीं लगी। और आज का दौर देखिए कि कितनी सफाकियत आ गई कि कोई गिरता है तो हम उस पर जो है वो मुस्कुराते हैं, हंसते। इवन हमारे बच्चे भी आज जो है वो कोई गिरता है तो उस पर हंसते हैं। तो फ़ौरन अपने बच्चों को समझाइए कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली ये नस्ल जब किसी और के लिए हंसी का बाइस बनेगी तो उसको जो तकलीफ़ पहुंचेगी वो अजियत आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ेगी। ये एक हंसी तो हम हंस देते हैं, लेकिन उससे जो किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचती है ना, और उसके बाद जो आपका सर्कल ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। उससे नहीं बंदा बच सकता। फिर एंड टू एंड आके अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ती है, और उस बंदे से भी जिसके सामने आपने ये सब कुछ किया होता है। तो आज कैसा महसूस करते हैं आप हसन भाई? क्या मतलब आपका सिलसिला, और एज आ माशाल्लाह आप HR डिपार्टमेंट भी जो है वो डील कर रहे हैं, साथ आप एज आ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम कर रहे हैं। अभी भी क्या देखते हैं पाकिस्तान में, कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं या समझने के लिए तैयार नहीं हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो पहली चीज़ तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत अवेयरनेस हुई है। लोग जो है अब काफ़ी शऊर आ गया है लोगों को। अब लोगों को पता चल गया यार कि जो पोलियो है ये ख़त्म हो सकता है। और जो लोग हमें ये देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। मैंने पोलियो के कतरे नहीं पिए, तो नहीं पिए तो आज ये मेरे साथ ये हुआ है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है ये एक यूनिकनेस है, लेकिन एक्चुअल में एक बीमारी है, तो इसको हमें एज ए बीमारी ही इसका जो इलाज है वो आपको करवाना पड़ेगा। दोस्तों डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि इस पूरे जो मेरी कामयाबी में मेरे घर वालों का बड़ा हाथ है। मेरे वालिदैन ने बड़ा हेल्प किया, बड़ा सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब, लोग नहीं करते हैं। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, जो मैंने आपको रियल टाइम बताया कि ऐसे केसेस भी देखे हैं कि उस बच्चे को सेपरेट कर दिया जाता है। वो खाली जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मेंटल डिसेबिलिटी में। वो बेचारा ज़हनी मरीज बन जाता है। तो प्लीज़ ऐसे लोग जो आपके पास हैं या आपकी करीबी कोई रिश्तेदार हैं जो जिनके साथ ये कोई डिसेबिलिटी है, आप उनको नॉर्मल उनको जो है वो ट्रीट करें कि यार वो नॉर्मल लोग हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने खुद अपने देखा है ये पर्सनल लाइफ में, जो जिनमें अल्लाह ने कोई ऐसी हल्की फुल्की कोई चीज़ ऐसी रखी होती है ना, उनको हज़ार चीज़ें और भी दी होती हैं। तो वो ना कई दफ़ा ऐसे बच्चे ना फैमिली के लिए बड़े लकी होते हैं डॉक्टर साहब। और वो अक्सर लोग कहते हैं यार कि इनको सांस रखो भाई, ये मेरा मतलब इनकी वजह से बरकत पड़ी है, या ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये बातें बनी हुई नहीं है, इनकी ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं। और ऐसा होता है, कहते हैं ना कि आप लोगों को खाना खिलाएं, आप लोगों के लिए अच्छा करें। पता नहीं किसकी किस्मत का अल्लाह ताला जो है वो उसके आपको जो है वो नवाज रहा है, किसकी किस्मत का आपको जो है वो खाली नहीं हो रहे आप। तो ये चीज़ें, और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं अब हमारे पास इतना नहीं है, हम ना ये चीज़ जो हम किसी को दे रहे हैं ना इससे हाथ रोक लेते हैं और अपने खर्चे पूरे कर लेते हैं। और जब आपके जहन में ये बात आती है ना कि जो आप किसी को दे रहे हैं उससे हाथ रोक लिया और अपने खर्चे पे लगा दिया, तो आपके पास अपने खर्चे के पैसे भी नहीं रहते। यकीन करें, जो आपने अल्लाह की राह में देना है वो डबल करके आपको मिलते रहना है, वो चीज़ सर्कल चलते रहना है। तो किसी को जो आप दे रहे हैं ना वो ना बंद करें। उसको बंद कर दिया तो इट्स मीन आपकी बहुत सारी जगहों से जो है ना वो ब्लॉकेज हो गई।
क्योंकि अल्लाह ने शायद उसी के रेफरेंस से आपको जो है वो मिल रहा है, उसी के नसीब से या किस्मत से आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ें हमें सोचनी है, आज समझनी है, हमें इन सब चीज़ों को परखना है। कैसे लोगों को डील करते हैं आप? ऑनलाइन भी सेशंस देते हैं, आपकी अपनी कोई क्लासेस भी होती हैं, लोग आपके पास अपने कौन कौन से मसाइल लेकर आते हैं? अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हमारे पास जो मेरे पास इशू आता है वो नौकरी का होता है। अच्छा। कि जी नौकरी नहीं है, नौकरी में कोई हेल्प करें। दूसरा सीवी का अक्सर लोग कहते हैं कि रेज्यूमे किस तरह से बनाना है वो बताएं। तीसरा इंटरव्यू टेक्निक्स के ऊपर लोग पूछते हैं कि क्या है। चौथा ज़रा जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में फंस गए हैं, हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे आपने अभी जिक्र किया, हमने ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई या बाकी चीज़ें हो गई जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाले लोग अप्रोच करते हैं। समटाइम लोग पर्सनल इश्यूज़ भी जो हैं वो अपने डिस्कस करते हैं कि यार ये हमें लाइफ के ये मसले मसाइल आ रहे हैं, हमें ज़रा एडवाइस करें, गाइड करें कि ये अब क्या ये है। जो आपका प्रोफेशन है जिसमें आप सीवी को कैसे बनाया जाए ये भी बता दीजिए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स जो नए आने वाले हैं जिन्होंने जॉब लेने के लिए जाना है, ये सीवी बनाना एक बहुत बड़ा मसला है। मैं समझती हूँ आज आप ये बहुत बड़ा मसला जो है वो सॉल्व कर देंगे कि आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए, सीवी की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, जब आप किसी के सामने अपनी सीवी रखें तो उसमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, और आपकी सीवी रिजेक्ट ना हो तो सीवी में ऐसा क्या होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के अलावा कि जो मायने रखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस सीवी से पहले मैं एक बात शुरू करूंगा। जो हमारा बच्चा जब कहीं अप्लाई करता है ना, तो जब वो कहीं अप्लाई करता है तो उसकी पहले प्रायोरिटी नौकरी नहीं होती डॉक्टर साहब, उसकी पहली प्रायोरिटी होती है सिफारिश। मैं उस इदारे में कोई रेफरेंस ढूंढ लूँ, मैं उसके थ्रू उसको इन कर लूँ। देखिए आपको मैं ये बता दूं कि रेफरेंस और सिफारिश जो है ना, वो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊं कि वो अल्लाह ताला की ज़ात है। आपका रेफरेंस जो है, समझ लें, काश हम समझ लें, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली समझते नहीं है। और जो टूल है जो हमें बंदे का रेफरेंस चाहिए, बंदे का रेफरेंस चाहिए। और फिर देखें डॉक्टर साहब, फिर अल्लाह ताला भी कहते हैं जाओ फिर यूज कर लो, बंदे जलील करते हैं, फिर वो मैं बता दूं, हाँ फिर करते हैं, एग्री करते हैं बिल्कुल। तो फिर सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपका जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। आपने उसी को फॉलो करना है, आपने उसको अप्रोच करना है। दूसरी जो रेज्यूमे और जो सीवी है, इससे भी इम्पॉर्टेंट आपकी लिंक्डइन का प्रोफाइल है। आज सोशल मीडिया में आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल रेज्यूमे स्लैश सीवी है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऑनलाइन प्रोफाइल जो हैं वो लोग देखा करेंगे। जो HR वाले हैं, जो रिक्रूटर हैं, वो लिंक्डइन से ही, अभी मैं देखता हूँ क्योंकि मैं टेक सेक्टर में हूँ, अच्छा, मैं देखता हूँ तो वो डॉक्टर साहब वहाँ से सीवी जो है वो रेज्यूमे बन जाता है, वहाँ से वो उठा लेते हैं। एक कैटेगरी और है जो कि यूनिवर्सिटी जो है, हमारी यूनिवर्सिटी को थोड़ा समझना पड़ेगा, उनको ऐसा प्रोडक्ट ज़रा तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि देखें डॉक्टर साहिबा, आपका 30,000 बच्चा अगर लेट सपोज किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट करता है तो 1,000 जॉब है, 29,000 के लिए जॉब्स नहीं है। तो हमें खाली जॉब सीकर्स के अलावा जॉब प्रोवाइडर्स भी पैदा कर दें, ये क्या है। पर्टिकुलरली जो रेज्यूमे एंड अभी तक तो जॉब सीकर्स ही हैं, अभी तक जॉब सीकर्स ही हैं, लेकिन हम अभी कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छा काम कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर बना रही हैं माशाल्लाह, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं वो भी आ रही हैं। तो रेज्यूमे और जो सीवी है आपका, मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ साथ आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी हसन रज़ा अगर आप लिखें लिंक्डइन पे तो यू कैन फॉलो, विल बी हैविंग अ 1-on-1 सेशन, क्योंकि इस पर काफ़ी वर्कशॉप्स होती हैं लंबी, जिसमें डेफिनेटली आई विल शेयर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विद यू। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे हम सीवी की बात कर रहे हैं, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल का तो कह दिया, लेकिन अगर हम एक सीवी का प्रोसीजर करते हैं तो उसमें हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, ये भी ज़रा हमारे आने वाले नए स्टूडेंट्स को बता दीजिए। सबसे पहले तो ये है कि आप की प्रोफाइल पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, लेकिन अगर आप लगाएं तो प्लीज़ सेल्फी वाली कम से कम ना लगाएं, या कोई शादी वाली ना लगाएं, वो पीछे दूल्हा खड़ा है और आप उसके साथ खड़े हैं। मैंने कई दफ़ा देखा, ऐसे भी लगाते हैं। जी ऐसे भी लगाते हैं। और फिर देखिए दूसरी चीज़ जो है ना इम्पॉर्टेंट, वो ये आपका ईमेल एड्रेस। अब आप देखें shida_pastol@hotmail.com, bashira_bb@gmail.com, तो उससे एक जो इम्पैक्ट है ना, वो इम्पैक्ट सही नहीं पड़ता। आपको एक डिसेंट रीजनेबल सा ईमेल एड्रेस बना के वहाँ पर करना चाहिए। तीसरी चीज़ देखें जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी अचीवमेंट्स। HR प्रोफेशनल या रिक्रूटर जो है वो आपकी ये चीज़ नहीं देखना चाहता कि आप क्या काम कर रहे थे, वो ये देखना चाहता है कि आपने वैल्यू क्या ऐड की है। सही। आप वो वैल्यू चाहे 1 पेज में लिख दें, चाहे 4 पेज में लिख दें, लेकिन आप वो वैल्यू लिखें। अगर आप सेल्स के हैं तो आपको नंबर्स में लिखना चाहिए, अगर आप HR के हैं तो आपको आपकी जो आपने इनिशिएटिव लिए हैं वो इनिशिएटिव लिखने चाहिए कि मैंने ये किया, उस इनिशिएटिव से
ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हुआ, आपको वो लिखना चाहिए। तो आप अपना पूरा कंप्लीट पैकेज बनाएंगे। सीवी आपको इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचा सकता है, नौकरी नहीं दिला सकता। नौकरी सिर्फ और सिर्फ आपका मुस्बत रवैया, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड वो दिला सकते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा आप में कंप्लीट पैकेज के साथ, जब आप अपना होमवर्क कर लेंगे, जब आप अपना सीवी अच्छा बना लेंगे देन। राइट। अच्छा ये बताएं कि सीवी आपको जो है वो टेबल तक तो ज़ाहिर बात है पहुंचा देता है, उसके बाद सीवी देकर ही जो है वो इंटरव्यू किया जाता है। सिलेक्शन या ना सिलेक्ट करना हो इसका फ़ैसला तो जो है वो इंसान से बात करने के बाद ही होता है कि ये कितना कॉन्फिडेंट है और कितने कॉन्फिडेंटली जो है वो ये हमारे साथ काम कर सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका एक्सपीरियंस कितना है। हर जगह एक्सपीरियंस काउंट होता है। अगर हम हर जगह 2, 3, 4, 8, 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो लोगों से मांगेंगे तो वो नए आने वाले लोग जो जॉब सीकर्स हैं वो कहाँ जाके एक्सपीरियंस जो है वो गेन करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये हमारा थोड़ा सा चैलेंज है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नौकरी उस तरह से नहीं है मार्केट में और फ्रेश ग्रेजुएट्स आपके ज़्यादा हैं। इसमें ना डॉक्टर साहबा मैं ये समझता हूँ कि हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ, हम महंगे से महंगे कपड़ा पहन लेंगे, लीवाइस, टोकर्स, बड़ा ब्रांड। उसके अलावा हार्डीज़ में हम खाने खा लेंगे, हम आर्केडियन कैफ़े में महंगा खाना खा लेंगे, लेकिन हम यूडीमिया या डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से मुफ्त कोर्स होता है हम नहीं करेंगे। जब हम नहीं करेंगे काइंड ऑफ ऑनलाइन कोर्स डॉक्टर साहब लिंक्डइन पे आपकी पर्सनालिटी के बारे में कोई भी चीज़ जो जिस टॉपिक पे भी आप करना चाहिए, आप अपने ऊपर अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने खाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में अपने खाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। आप अपनी पर्सनालिटी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप ग्रूम नहीं कर रहे ना, आप सीख नहीं रहे ना। डॉक्टर साहब ये जो कोविड-19 आया ना, कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोविड-19 ने हमें ये सिखाया है कि आपको मल्टी स्किल्स होना ज़रूरी है। अगर आप मल्टी स्किल्स नहीं होंगे तो आप रह जाएंगे। अब आप देखें जिन लोगों की जॉब्स गई हैं वो थे जिनको एक आधी स्किल आती थी, फ्रीलांसिंग जिनको आती थी, वो तो आज आप देखें आपको वो बंदे कहाँ मिलेंगे। इंटरनेट पे जो एप्स हैं, जो सोशल मीडिया है, जो आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिन्होंने उसको फॉलो किया उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ। कोविड की सिचुएशन में घर बैठ के बड़ा फ़ायदा, उन्होंने बड़े पैसे कमाए और इतनी जो है वो कंपनीज आ गई जिनके साथ रिलेट करते हुए आपने जो है वो बिजनेस शुरू किए, आपको क्लाइंट जो है वो ऑनलाइन मिल जाता है, आप ऑनलाइन अपने बिजनेस का जो है वो स्टार्ट किया। ये सब चीज़ें कोविड की सिचुएशन में ही हमें मिली। तो जिन लोगों ने सीख लिया उन्होंने पा लिया, जिन्होंने नहीं सीखा या जिनको नहीं पता वो आज भी जो है वो हाथ मलते रह जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ को ऑन करना और सबके सेक्स तक पहुंचाना, ये आप लोग इसके लिए कुछ कर रहे हैं। यहाँ के एक आम बंदे को भी पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपको एक चीज़ और मैं रियल टाइम सिनेरियो आपसे शेयर करूँगा। मेरे मेंटोर हैं तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि सर आप हर 5 साल के बाद MBA दोबारा कर लेते हैं या आप मास्टर्स दोबारा कर लेते हैं, क्या करते हैं? वो मुझे अक्सर कहते हैं यार कि मैं अपने आप को ना अपडेट रखता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहते जैसे कुछ अरसे के बाद सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाता है ना, इस तरह इंसान की नॉलेज भी एक्सपायर हो जाती है कुछ अरसे के बाद। सही बात। तो हमें अपने आप को मार्केट ट्रेंड्स के साथ अपडेट रखना ज़रूरी है। तो यही चीज़ है जो कि अभी लोग हमें देख रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, प्लीज़ आप खाने खाएं महंगे, आपने खाने बिल्कुल खाएं, आपने कपड़े भी महंगे पहने, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करें यार। हो सकता है कोई ऐसे कोर्सेज हैं जो कि फ्री हों, वो आप कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा वैरायटी ऑफ पर्सनालिटीज़ जो है वो अपने अंदर ऐड करें, एक से ज़्यादा स्किल्स अपने अंदर ऐड करें, तब जाके आप आने वाले दौर में कामयाब हो सकेंगे। वरना इतना आसान काम नहीं है आने वाले दौर को अचीव करना या वहाँ तक जो है वो पहुँचना। और हमारे पास 2-2.5 साल हैं, 3 साल हैं, उसके बाद जो है टेक्नोलॉजीज़ ने मज़ीद इतनी तरक्की कर लेनी है कि उसको समझने के लिए आपने फिर गैजेट्स को ढूंढते फिरना है। तो इन गैजेट्स को आज अगर समझ लेंगे तो गैजेट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप गैजेट तक जो है वो आसानी से पहुंच जाएंगे। आज एक आम बच्चे के लिए आईफोन लेना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, यही आपके पास कोई टेक्निक्स हो, यही आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, यही आपके पास जो है वो अपने बिजनेस को रन करने के तरीक़ेकार सारे जो है वो आप ऐप्स के थ्रू कर सकें, आपको क्लाइंट आपकी जो है वो बड़े इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपके लिए आईफोन लेना कोई मुश्किल काम ही नहीं है।
ये देखिए ना कि आपने करना क्या है, आगे आपने बढ़ना कैसे है। एक घर में जो खातून बैठी है जिसने बर्तन भी धो लिए, सफाई भी कर ली, खाना भी पका लिया, अब क्या करना है कि उसने बैठकर सिर्फ और सिर्फ जो है वो घरेलू टोटके और दूसरे जो है वो प्रोसीजर्स जो है वो देखते रहना है कि मेकअप कैसे होता है। चलें जी, मेकअप की टेक्निक सीख लें, आप लेटेस्ट मेकअप की जो है वो वीडियोस बना के अपडेट करें, आपको यूट्यूब पे करता है, आपको और जगहों से जो है वो पेमेंट्स मिलती हैं। तो ये वो चीज़ें जिससे आप अपनी अर्निंग के ज़राए ढूंढ सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट दौर आ गया है, आप घर बैठे इतने पैसे कमा सकते हैं। अब भी लोग जॉब की तलाश में हैं, अब भी लोग जॉब सीकर्स हैं। अब तो प्रोवाइड कर दिया आपको एक प्लेटफॉर्म कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। हाँ, लेकिन आप उसे सीखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि ये क्या है। तो इसको आसान करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाकर लोग ईजीली इन सब चीज़ों को जो है वो कैरी कर सकते हैं? अच्छा देखिए डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपके अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की कि आप अपने आप को पहले पहचाने, देखें कि आप ज़िंदगी में आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। बिल्कुल ठीक है। हम अक्सर ना लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, वो हमें सिखाएगा, वो हमें सिखाएगा। ऐसा नहीं, आप अपने आप को सिखा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को सिखाएं। डॉक्टर साहब, मैं अक्सर कहता हूँ अपनी उसमें ट्रेनिंग्स में कि कई दफ़ा ना आपको ना आपकी लाइफ में ना मी टाइम होता है। मी टाइम हमारे यहाँ पता ही नहीं लोगों को कि यार मी टाइम क्या है। मी टाइम क्या होता है? अपने साथ, अपने पर्सनालिटी के साथ, अपने आप के साथ वक्त गुजारे। देखें, मैं अक्सर कभी बैठा हो रहा तो बेगम मेरा मजाक उड़ाती, कहती आप अक्सर अपने आप से बातें करते हैं। मैंने कहा यार मैं अपने आप को वैल्यूएट कर रहा होता हूँ कि यार मुझे अब किस चीज़ की ज़रूरत है। बातें करने से मुराद ये नहीं कि मतलब मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ घंटे तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे अब आगे क्या करना है। नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया, तो वहाँ से भी आपको जो है ना वो बेहतर आपको अल्लाह ताला की तरफ से सिग्नल्स जैसे मिलते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो फिर आपको मिलते हैं। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो अवेलेबल हैं। मैं जैसे कि आपको पहले भी जिक्र कर रहा था कि कासिम अली शाह फाउंडेशन है, इस तरह से ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने सीखना क्या है। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा आपको ये बताने करने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी होती है, हम ना मोटिवेशनल सेशंस देखते हैं। मैंने देखा है 3-4 दिन हमें ना बड़ा जोश आया होता है, बड़ा जज्बा आया होता है यार, ज़बरदस्त यार ये बड़ी अच्छी स्पीच देखे गई हैं, हसन साहब आए हैं या डॉक्टर साहब आए हैं, तो बड़ा अच्छा। 4 दिन के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से वो जोश नीचे आता है और 7वें 8वें दिन कह रही हूँ कि कैसे ये वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, जो आपकी मोटिवेशन है ना वो चलती है डिसिप्लिन के साथ। आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। जिम आपको पहुंचा सकता है, मोटिवेशन आपको जिम तक पहुंचा सकती है, लेकिन आगे आपका डिसिप्लिन है कि आप डाइट कैसे लेते हैं, रोज़ जाते हैं आप नहीं जाते, वो ज़रूरी है। हमारे यहाँ मोटिवेशन आती है 8 दिनों के लिए, डिसिप्लिन पे हम काम नहीं करते। जब हम डिसिप्लिन पे काम नहीं करते तो वो कोलैप्स कर जाती हैं चीज़ें, तो और फिर उसके बाद फिर हम कहते हैं कि नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आप सीखें, लेकिन पहले अपने आप को तो अपनी पर्सनालिटी को वैल्यूएट कर लें यार कि आप एक्चुअल बने किस चीज़ के लिए। सही बात है, सही बात है। लेकिन ये वैल्यूएट करने के लिए आपको ज़ाहिरी बात है कि वो मी टाइम जो है वो निकालना पड़ेगा। और अक्सर औक़ात लोग जो है जब पूछते हैं कि भाई आप कहाँ हैं और ये कह दिया जाए कि हाँ हम अपने कमरे में हैं या अकेले बैठे हैं, तो लोग इस पर बड़ी हैरत का इजहार करते हैं। अकेले बैठने की क्या ज़रूरत है, लोगों में बैठना चाहिए, लोगों से सीखना चाहिए। लोगों से भी सीखना चाहिए, लोग भी आपको सिखाते हैं, लेकिन लोग वो सबक सिखा जाते हैं जो ज़िंदगी में कभी आपको किसी ने नहीं सिखाया होता। बट आपको आपकी ज़ात में बैठकर वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो आपको कभी किसी ने बताई नहीं होती, या आपको जो है वो डिट्रैक्ट किया होता है कि आप ये कर ही नहीं सकते। वही वाली आप वाली बात, कैसे हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, नहीं ये काम तो हम नहीं कर सकते, ये काम तो हो ही नहीं सकता। कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। अगर अल्लाह को तलाश करने के रास्ते मिल सकते हैं तो इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता। जब आप अल्लाह तक पहुंच गए हैं, आपके पास वो रास्ता है, क्लियर है, आसान है, सिराते मुस्तकीम है, जिस पे चलना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, सच बोलना पड़ता है, और सच बोलने के लिए ज़ाहिर है लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें जब हमें खुद से भुगतनी पड़ती हैं तो मामला फिर ख़राब होते हैं ना। लेकिन अपने साथ टाइम स्पेंड करके ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्या जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे, अपना पैगाम देना चाहेंगे नई नस्ल के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि कैसे अपने आप को ग्रूम करने के कौन कौन से तरीके हैं जिन पे अमल करना है? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बस जैसे कि पहले मैंने ये अर्ज़ किया कि सबसे पहले तो हमें आदत डालनी चाहिए स्टार्ट करने की। शुरू कर दें।
अल्लाह ताला बरकत डाल देता है भाई। अगर आप नेक नीयत के साथ शुरू करेंगे ना किसी चीज़ को, अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। स्टार्ट की आदत डालें। दूसरा, कंसिस्टेंट रहें, ढीठ बने रहें, कोई मसला नहीं। एक टाइम आएगा कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। तीसरा भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जी दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में और वो कहते हैं यार ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो मैं एक शायद बड़ा खूब कहा, उसने कहा दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। तो डॉक्टर साहबा, ऐसे दोस्त जो कि दोस्त नहीं होते, अक्सर लोग आपके पास होते हैं लेकिन वो साथ नहीं होते, तो ऐसे लोगों को आप पहचानें। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है कि उनको अपने लाइफ से डिलीट करें हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी काम है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको सुकून चाहिए ना, आपको इत्मीनान चाहिए, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से डिलीट कर दें जो आपको डिग्रेड करते हैं, या आप उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है। किसी से वक्त की भीख मांगना या किसी से मशवरे लेना और उसका आपको उल्टे मशवरे देना आपकी ज़िंदगी को और मुश्किलात में जो है वो घेर सकता है या डाल सकता है। तो इस वजह से ये काम मत करें। बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा साहब कि आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो प्रोग्राम में अपनी बात भी शेयर की। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी आपने लोगों को मोटिवेट किया। हमने जॉब्स के हवाले से, सीकर्स के हवाले से बात की कि क्या करना चाहिए, कैसे हमें डिटर्मिनेंट होना है। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, मुझे इसका फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। इंसान की काबिलियत इस चीज़ में नहीं है कि आपने डिग्रियां ले ली हैं तो आप काबिल बन गए हैं। काबिलियत आपकी तब है जब हालात का मुकाबला करने की सलाहियत आप में हो, जब आप बुरे वक्त में भी मुस्कुरा सकते हो। कहते हैं बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के भी कौल हैं, बड़े अम्बिया औलिया कराम से हमें सीखने को मिलता है। जहाँ ज़िंदगी की किताबें पढ़ते हैं, जहाँ सिलेबस पढ़ते हैं, वहीं औलिया अल्लाह को भी पढ़ लिया करें, वहीं उन लोगों को भी पढ़ लिया करें जिन्होंने अल्लाह तक जाने के रास्ते हमें बताए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत बिज़ी लोग हैं, हम इन चीज़ों को जो हक है, जो सच है, उस तरफ बढ़ते नहीं और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर टाइम बचाना है तो फिर सच और हक की राह पे चलना होगा। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।